Dear students, welcome to the class of Political Science. Today we will discuss the contemporary political thought part 1 in which we will focus on Mao Zedong, जिनको हम माओ के नाम से जानते हैं, माओ जेडोंग के नाम से भी लोग जानते हैं. ये चाइनीज में इनको माओ जेडोंग या माओ सेतुंग भी कहते हैं. तो सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि किसी भी थिंकर को समझने के लिए हम उसके आसपास के माहौल को जरूर जानते हैं. अब माओ कहाँ पे है? माओ का संबंध चीन से है और उनके जीवन का संबंध किस समय में है, उनके आसपास की परिस्थितियां क्या थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एज वेल एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या थी, उनके पड़ोसी देश में क्या हो रहा था, उस समय कौन से विवाद चल रहे थे, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे. लेकिन सबसे पहले फोकस करते हैं हम माओ की लाइफ पे, जिसका असर किसी की भी लाइफ का असर उसके चिंतन पे, उसके विचार पे जरूर पड़ता है. तो माओ भी इससे अलग नहीं है. माओ के विचारों का जन्म जो है उनके जीवन से भी प्रेरित होता है. तो देखते हैं हम माओ का जीवन. वो है बॉर्न ऑन 26 दिसंबर 1893, 26 दिसंबर 1893, सासोन विलेज, हुनान प्रोविंस इन चाइना. हुनान प्रोविंस एक बड़ा प्रोविंस है जिस चाइना में, चीन के अंदर इनका जन्म होता है. और 1893, इसका मतलब जो 19वीं सदी है उसके अंत में हो रहा है. और 20वीं सदी के समय ये जब शुरुआत होती है उसमें इनका बचपन बीतता है. और 20वीं सदी हम देखते हैं कि बहुत सी चर्निंग हो रही है, इसके अंदर बहुत से बदलाव आ रहे हैं. 20वीं सदी में पूरी दुनिया के अंदर बदलाव आ रहे हैं. हमने लेनिन पढ़ा, 1917 में वो क्रांति कर देते हैं, तो देख सकते हैं. उससे पहले 1905 में क्रांति करते हैं. तो वो जो शुरुआत का पीरियड था, उस जब माओ बड़े हो रहे हैं उस समय दुनिया के अलग अलग देशों में और चीन के अंदर भी काफ़ी कुछ बदलाव हो रहे थे. हिज फादर वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर. उनके जो फादर थे या पिता थे वो संभ्रांत किसान थे, जिनके पास वहाँ के बाकी किसानों की अपेक्षा वो काफ़ी रिच थे. लेकिन वो बहुत अथॉरिटेरियन थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिससे माओ के ऊपर एक डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा, कि डिसिप्लिन में रहना तो अच्छा है लेकिन डिसिप्लिन, ओवर डिसिप्लिन तरीके से वो बड़े होते हैं और बहुत अथॉरिटेरियन होते हैं. जो भी उनको बोला गया वो करना होता था, इसलिए दिक्कत होती थी उनको बचपन में. उनके पिताजी से उनकी नहीं बनती है, तो वो हमेशा से बागी तेवर जो कह सकते हैं वो इसलिए भी जन्म लेते हैं कि उनके पिताजी से उनकी नहीं बनती है. लेकिन हाँ, माता जी का काफ़ी प्रभाव रहता है. माता जी एक डिवोटी बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म में बिलीव करते थे. अब यहाँ पे इनका जो पिताजी थे कन्फ्यूशियनिज्म में बिलीव करते थे. कन्फ्यूशियनिज्म जो होता है उसका मतलब ये होता है कि एक डिसिप्लिन जो होता था या एक वे ऑफ लाइफ है कि किस तरह से रहना है, किसकी क्या ड्यूटी है, कौन बड़ा है, हायरार्की में किस तरह से होगा, कौन पहले खाएगा, क्या करेगा. तो सीधे सीधे स्पिरिचुअल चीज़ों को तो ना निकाल के जो मटेरियल डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशनिज्म में होता था कि राजा के क्या कर्तव्य, वाइफ के क्या कर्तव्य हैं, हस्बैंड का, कि बेटे का, और खाते समय कौन कहाँ बैठेगा, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूशनिज्म में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. तो उनके पिताजी तो कन्फ्यूशियस थे, लेकिन जो माता थी वो बुद्धिस्ट थी. बुद्धिज्म जो बेसिकली बेस होता है वो रैशनलिज्म में या कहेंगे तर्क पे है. ये अगर तर्क से सही नहीं लग रहा है तो फिर आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं. बुद्धिज्म का जो आइडिया है वो अलग है. तो इन दोनों के टकराव के समय माओ बड़े हो रहे हैं. चीन के अंदर है, हुनान प्रोविंस में, और वहाँ पे उसी समय तो बचपन से ये टकराव को, जो बाद में अगर थियरी में जाएंगे तो मार्क्स की थियरी में ये डायलेक्टिक्स भी कहलाएगा. ये डायलेक्टिक ही है, जो एक वाद है उसका प्रतिवाद है और उसके बीच से माओ जो निकाल के लाते हैं वो संवाद बन जाता है. तो हम इसको देखते हैं. इसके बाद अगर देखें, बाय द एज ऑफ 13 ही स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम इन द फील्ड. अपना स्कूल छोड़ देते हैं और पूरी तरह से जो है फील्ड में जो खेती करने लगते हैं एक किसान की तरह, क्योंकि उस समय जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था या जो सबसे अधिक इनकम जो होती थी वो खेती में ही उस समय हो रही, उसके अलावा और कोई बिजनेस तो कर नहीं सकते थे. दो ही क्विट ऑल द फेथ इन बुद्धिज्म बाय द एज ऑफ 15. अब 15 साल की उम्र होते होते जो कन्फ्यूशनिज्म में तो उनका बिलीव नहीं था, बुद्धिज्म में जो था वो भी खत्म हो जाता है. किसी भी रिलीजन में इनका जो है विश्वास ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. अब ये पढ़ते हैं, नई रैशनैलिटी जन्म लेती है इनके अंदर, नए तरीके के तर्क गढ़ते हैं और सभी रिलीजन से ये दूरी बना लेते हैं.
एट द एज ऑफ 17 ही ज्वाइंड द मिडिल स्कूल इन छांगसा डिस्ट्रिक्ट में जाके ये पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर बाद में वापस फिर से जाते हैं। इसी बीच इनकी शादी तय कर दी जाती है, जिससे वो बच के निकलते हैं कि उनको पसंद नहीं था कि इस तरह से शादी की जाए। बचपन में ही 14 साल की उम्र, 13 साल की उम्र में तो ये करते हैं, 14 साल की उम्र में वो चले जाते हैं, छोड़ के उनकी शादी तय हो जाती है, लेकिन बाद में वो बीवी को छोड़ के चले जाते हैं और छंगसा में जो है मिडिल स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। इसी पीरियड में, ड्यूरिंग दैट पीरियड इन 1911 या 1911, जिन्हुआ रेवोल्यूशन बिगन अगेंस्ट द मोनार्की। अब वहाँ का जो चाइना के हालात हैं, चाइना में उस समय मोनार्की थी, या कह सकते हैं राजा की या राजशाही थी। राजशाही में क्या हो रहा था, राजशाही के विरोध में काफ़ी लोग लड़ रहे थे, क्योंकि राजशाही जो है वो काफ़ी शोषण कर रही थी। और शोषण किसका कर रही थी, किसानों का, कि किसानों की जो उत्पादन था, जो भी अनाज या जो भी उत्पादन हो रहा है, उसको काफ़ी हद तक उसमें बड़ा शेयर जो होता था वो राजशाही रख लेती थी। इसलिए वहाँ के जो किसान थे वो लगातार राजशाही के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और जिन्हुआ रेवोल्यूशन होता है 1911 में, उसमें भी ये बड़े हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। उनको लगता है कि किस तरह से हक की बात करनी चाहिए, और ये ज्वाइन कर लेते हैं उस समय की जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है, जिसको हम बताते हैं भी आपको। ये उसके बाद क्या हो रहा है इनके जीवन में, ही ज्वाइन द रेवोल्यूशनरी आर्मी, कि एक क्रांतिकारी जो आर्मी है वो ज्वाइन कर लेते हैं, जो सेना है क्रांतिकारी, जो आर्मी की जो ऑफिशियल स्टेट की सेना से अलग एक आर्मी बनाई गई, और कुमिंगतांग ज्वाइन करते हैं। कुमिंगतांग वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको हम बनाए नेशनलिस्ट पार्टी है, वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये नेशनलिस्ट पार्टी अगर हम देखें इंडिया की तरफ से तो कांग्रेस की तरफ से आएगी। कांग्रेस जैसे हमारे इंडिया में कांग्रेस है जो नेशनलिज्म या नेशन के नाम पे आती है, वैसे वहाँ पे नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो जन्म लेती है। इसके जो थिंकर थे वो थे सुन यान तेंग, जो थे वो इसको आगे बढ़ाते हैं और इनसे बड़े इंस्पायर रहते हैं कुमिंगतांग में। अब उसके बाद 1912 में कुमिंगतांग ओवरथ्रो द मोनार्की एस्टेब्लिश द रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये कुमिंगतांग जो है इसने हटा दिया, मोनार्की खत्म हो गई, राजशाही खत्म हो गई, और रिपब्लिक ऑफ चाइना 1912 में। अब आप देख सकते हैं 1912 में ये हो रहा है, और 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन ये रेवोल्यूशन जो है वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, और उसी के साथ साथ ये जो रेवोल्यूशन है ये नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन है, या कह सकते हैं लिबरल रेवोल्यूशन है। तो दोनों में अंतर है, लेकिन अभी तक जो माओ हैं उनके अंदर सही से सोशलिज्म का आइडिया नहीं आया है। वो अभी तक सिर्फ किसानों को उनका हक दिलाना चाहते थे, और मोनार्की जो उसकी जो राजा था राजशाही से छुटकारा दिलाना चाहते थे। बाद में ये ग्रेजुएट होते हैं हुनान स्कूल से। अब हुनान स्कूल जब ग्रेजुएशन पढ़ने आते हैं तब ये पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, और उनके पिताजी के उनको फील्ड में काम करना पड़ता है, लेकिन फिर उनके माता के सपोर्ट से वो स्कूल जा पाते हैं और आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू करते हैं। तो 1921 में ही बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। इस बीच जब ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यहीं पे ये कम्युनिस्ट आइडियाज से मेल खाते हैं, या कम्युनिस्ट आइडियाज़ को पहली बार मार्क्स की राइटिंग्स को पढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ पे कम्युनिस्ट लीडर से मिलते हैं बीजिंग के अंदर, और हुनान प्रोविंस में भी मिलते हैं वहाँ पे। वहाँ से इनका मार्क्सिज्म और ये देखना शुरू करते हैं, क्योंकि उस समय हमने जैसे बताया 1917 का रेवोल्यूशन हो गया है रूस के अंदर, और ये रेवोल्यूशन इतना बड़ा इंसिडेंट था जिसने पूरी दुनिया में इस खबर को पहुँचाया कि मार्क्स का आइडिया जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का है या सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करने का है, वो सिर्फ थ्योरी में नहीं अब प्रैक्टिस में भी आ चुका है बिकॉज ऑफ लेनिन। तो लेनिन से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि, और 21 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक होते हैं। उस समय और भी लोग मिलकर फाउंडिंग मेंबर बनाते हैं ये बन। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी द पॉलिटिकल एक्टिव ही पास्ड अवे इन 9 सितंबर 1976 इन बीजिंग। तो बहुत लंबी जर्नी के बाद उसके बाद वो रेवोल्यूशन में जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा इतिहास हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो रूल करती है और किस तरह से ये लगातार अपने जो आइडियाज़ हैं उसमें रिफॉर्म लाते हैं।